नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम बात जानेंगे एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बताते हैं, जहां भारत यूएई की साझेदारी जिसके जरिए ट्रेड को दोगुना करने की अब बारी है। जी हां, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो $100 अरब का ट्रेड इस समय भारत और यूएई के बीच में है, लेकिन अब इसको डबल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार कई सारे समझौते हुए दोनों के बीच में। कौन कौन से वो अहम समझौते हैं बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें। दरअसल एक नदी में देवताओं की एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा मूर्तियां बरामद की गई हैं। अब ये मूर्तियां कौन से देवताओं की है और साथ ही कहां पर ये बरामद की गई हैं और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या इतिहास से इसका कोई ताल्लुक है या फिर जानबूझकर किसी प्रकार की साजिश किसी की तरफ से रची गई, इसको लेकर बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है खेल जगत से जुड़ी, जहां भारत में खेलेगा बांग्लादेश। ये सवाल इस समय हर किसी के जहन में, क्योंकि आईसीसी की तरफ से अल्टीमेटम बांग्लादेश को दे दिया गया है। हालांकि कल यानी कि 21 जनवरी को इसको लेकर तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। तो बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको सबसे पहले बता दें कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाने के लिए हर क्षेत्र में भारत का मजबूत होना बेहद जरूरी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर। अब ऐसे में भारत कई देशों के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिए लगातार समझौते कर रहा है और इसी लिस्ट में अब यूएई भी शामिल हो चुका है। जी हां, बीते कल मात्र 3.5 घंटे के दिल्ली दौरे पर पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करी। कई मुद्दों पर इस दौरान डील हुई और इस मुलाकात में भारत यूएई की केमिस्ट्री भी नजर आई है। पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन इन सब के बीच खास तस्वीर दिखाई दी कार डिप्लोमेसी की। आखिर दोनों देशों के बीच में कौन कौन से अहम समझौते हुए बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएई राष्ट्रपति का पावर पैक्ट दौरा। तो जी हां, यूएई के राष्ट्रपति का ये पावर पैक्ट दौरा रहा, जिसमें राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का ग्रैंड वेलकम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका स्वागत करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन किया और जब ये मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच में गर्मजोशी नजर आई है और एक तरह से हम देखें तो एक अलग ही केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच में बीते कल हम सभी ने देखी है। मात्र 3.5 घंटे का ही ये दौरा था, लेकिन इस दौरे के दौरान किस तरीके से गर्मजोशी और साथ ही कितना फायदेमंद भारत और यूएई के लिए रहा वो सीधे तौर पर नजर आता है। और ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जब सीधे तौर पर यूएई के राष्ट्रपति जब वहां पर पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे और इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए और गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात, ग्रैंड वेलकम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका किया। तो ये तस्वीरें बीते कल की आपको दिखा रहे। दरअसल यूएई के राष्ट्रपति का मात्र 3.5 घंटे का ये दौरा था, लेकिन काफी खास और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रहा। लेकिन इस दौरान जब कार में दोनों लोग सवार थे तो उस दौरान एक कार डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं नजर आई, जो इस समय ग्लोबल ट्रेंड बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कार डिप्लोमेसी की, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए कार के अंदर। और इससे पहले अगर हम देखें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आया और कार के अंदर सोचिए कि कई सारी चीजों को लेकर जब बात होती है और कई सारी डील भी होती है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस के साथ भी कार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आए और साथ ही जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आए। तो एक तरह से हम देखें तो ये कार डिप्लोमेसी जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक ग्लोबल ट्रेंड इस समय बनती हुई नजर आ रही है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आए। तो ये अलग अलग ये तस्वीरें इस समय सामने आई और अब हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आए।
भारत और यूएई के बीच में कई सारे एमओयू भी साइन हुए हैं, जिसमें 2032 तक व्यापार दोगुना करना इसमें शामिल है। इसके साथ ही एलएनजी और डिफेंस में भी बड़ा समझौता दोनों के बीच में हुआ है। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दोनों देशों के बीच में सहमति बन चुकी है और इसके साथ ही इंफ्रा, स्पेस, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा पर भी ये समझौते हुए हैं, जो आगे आने वाले समय में दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी खास है। लेकिन जब यूएई के राष्ट्रपति का ये दौरा भारत का रहा, मात्र 3.5 घंटे का ये दौरा, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक अलग केमिस्ट्री भी नजर आई। कार में दोनों सवार हुए और कई सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई, डील्स भी हुई। लेकिन इसके साथ ही कहते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी में भारत कभी पीछे नहीं रहता है। और इसके साथ ही कई सारे तोहफे भी यूएई के राष्ट्रपति को दिए गए, जिसमें झूला है, पश्मीना शॉल और साथ ही केसर का ये तोहफा भी उन्हें दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति को झूला और साथ ही पश्मीना शॉल जो है वो तोहफे के तौर पर दी गई। कश्मीरी केसर का तोहफा उन्हें दिया गया। कहते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आए घर में तो उसको गिफ्ट दिया जाता है, उसको तोहफे दिए जाते हैं, और ऐसे ही यूएई के राष्ट्रपति को भी ये तोहफे भारत की तरफ से दिए गए। ये झूला जो इस समय हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तोहफा, और साथ ही पश्मीना शॉल और कश्मीरी केसर का तोहफा यूएई के राष्ट्रपति को दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, मात्र 3.5 घंटे का यूएई के राष्ट्रपति का ये दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्हें रिसीव करना किस तरह का राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश देता है? देखिए, निश्चित तौर पे ये बात बताता है कि भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूएई में तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि लाखों लोग भारत के रहते हैं, और यूएई के साथ भारत का जो ट्रेड है वो काफी सुगमता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जब पूरे मध्य पूर्व में एक बहुत टकराव की स्थिति बनी हुई है, गजा के पुनर्निर्माण की बात है, वहां शांति स्थापित करने की बात है, और साथ ही उसके लॉन्ग टर्म एक क्या समाधान हो सकता है उस इलाके में, इस पर भी बातचीत चल रही है। जो कई देश जो है बातचीत कर रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने कई इनिशिएटिव लिए हैं इसे लेकर। उसके अलावा यमन में जो परेशानियां हैं कि यूएई और सऊदी अरब के बीच में जो झगड़े बढ़ गए हैं, यमन में जो अंदरूनी झगड़े जो है, नई सरकार आने के बाद भी वहां शांति स्थापित नहीं हुई है। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है पूरी दुनिया के कई देशों के, जिसमें भारत भी शामिल है, ऐसे में व्यापार जो है, आपसी व्यापार को दुरुस्त करने के लिए सभी देश काफी शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी में यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें आमंत्रित किया था, और ये 3.5 घंटे का जो पावर पैक दौरा है, अगर कहें तो यह काफी महत्वपूर्ण इस रूप में है कि जो और औपचारिकताएं होती हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, तो वो सारी औपचारिकताओं को दरकिनार कर जो मूल बातें हैं, उन्हीं मूल बातों पे सीधे सीधे चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे। और इस मसले में चर्चा हुई कि देखिए, जो सुरक्षा की स्थिति है, रक्षा की स्थिति है, उसके अलावा ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, जिसमें कि खास करके जो परमाणु ऊर्जा किस तरीके से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक माध्यम बन सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर फॉसिल फ्यूल जो खत्म हो जाएंगे तो उस समय क्या स्थिति होगी। अब यूएई मान लीजिए कि फॉसिल फ्यूल देता है, तेल देता है, आपको एलएनजी देता है, गैस देता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे कम होगा तो ऐसे में यूएई को भी चाहिए कि उसे अन्य स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए, और इसमें भारत बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि भारत का एक अनुभव है। तो इन सारी चीजों पे चर्चा हुई है, जिसमें कि दोनों पक्षों की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी होंगी, और दोनों पक्षों की जो चिंताएं हैं वो चिंताएं भी पूरी होंगी। इन दोनों की बातचीत है, और कैसे वे एक मत स्टैंड ले पाएंगे, खास करके कई जो मध्य पूर्व की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पे इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। तो देखना होगा कि आगे आने दिनों में जब गजा पे बात होती है तो किस तरीके से दोनों देश मिलकर उसमें पक्ष लेते हैं, और किस तरीके से यहाँ जो है पूरी जो मिडिल ईस्ट है वो शांति की ओर लौटता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अगली महत्वपूर्ण खबर है तिरुवल्लुर जिले के गांव की, जहां एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके में कौतूहल और रहस्य पैदा कर दिया है। जी हां, कूवम नदी जो अब एक अनोखे मामले की गवाह बन चुकी है।
दरअसल इस नदी पर बने पुल के नीचे 1, 2 या 3 नहीं बल्कि करीब 50 पत्थर की मूर्तियां बरामद हुई हैं और ये मूर्तियां हैं पूजनीय देवताओं की जो सालों पुरानी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये मूर्तियां वहां पर आई कहां से? क्या किसी साजिश के तहत नदी में इनको फेंका गया या इसके पीछे कोई पुरातात्विक इतिहास छुपा है? जानेंगे एक अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं नदी में मिली देवताओं की ये मूर्तियां। तो जी हाँ, नदी में ये 50 मूर्तियां मिली हैं और ऐसे में सवाल यही कि आखिर नदी में ये मूर्तियां आई कहां से हैं। 2 तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में रहस्य ये बरकरार है, लेकिन इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जानबूझकर इन मूर्तियों को नदी में फेंका गया किसी साजिश के तहत या फिर इनका कोई पुरातात्विक इतिहास रहा है? हालांकि अभी ये सब चीजें जो हैं वो जांच का विषय हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मूर्तियां हैं वो देवताओं की मूर्तियां हैं जिसमें कई सारी शामिल हैं और 40 से ज्यादा करीब जानकारी जिस तरीके से मिली है कि करीब 50 ये मूर्तियां बरामद की गई हैं। अगर 1 या 2 होती तो समझ में आता, लेकिन इतनी सारी मूर्तियां आखिर वहां पर अचानक से आई कहां से? क्योंकि गांव वाले जब वहां से गुजर रहे थे तो उनको ये मूर्तियां नजर आई, जिसके बाद में इसकी जानकारी वहां पर प्रशासन को भी दी गई। नदी पर बने पुल के नीचे ये सारी मूर्तियां मिली हैं। गांव के कुछ निवासियों को ये मूर्तियां मिली जब वो वहां से गुजर रहे थे। नदी के पास टहलने के लिए ये लोग गए हुए थे और तभी ये मूर्तियों के वहां होने की जानकारी मिली। दरअसल आपको बता दें कि ये जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग देवताओं की हैं, जिसमें भगवान मुरुगन शामिल हैं, अयप्पन स्वामी और साथ ही गणपति की ये मूर्तियां इसमें शामिल है। तिरुवल्लुर जिले के में ये पूरी जो घटना है वो सामने आई है। कई सारी मूर्तियां हैं। कूवम नदी में 50 पत्थर की मूर्तियां ये वहां से बरामद की गई हैं और नदी पर बने पुल के नीचे से ये सारी मूर्तियां मिली हैं। और ये मूर्तियां जब गाँव के लोग वहां पर टहल रहे थे तो उस दौरान गांव के लोगों को ये मूर्तियां नजर आई, जिसके बाद में गांव के लोगों की तरफ से ही प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई और इन मूर्तियों को तुरंत ही बरामद किया गया। लेकिन अब ये मूर्तियां बरामद होने के बाद में कई सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी सारी मूर्तियां, वो भी पुरानी प्राचीन मूर्तियां, वहां पर आई कहां से? क्या जानबूझकर किसी ने इनको फेंका है? किसी साजिश के तहत इन मूर्तियों को फेंका गया या फिर इनका कोई पुरातात्विक अपने आप में इतिहास रहा है? हालांकि अभी ये सब चीज़ें जांच होना बाकी है। हालांकि इन मूर्तियों की अगर हम देखें तो मूर्तियों की जांच अब की जाएगी। पुरातत्व विभाग जो है वो इसकी जांच करेगा। जिला प्रशासन ने फिलहाल इन मूर्तियों को सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आई जहां इस समय रहस्य बरकरार है और ग्रामीण जिन्होंने इस मूर्तियों को सबसे पहले देखा, कुपुस्वामी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। பாத்ரூம் போலான்னு வந்து பார்த்தா ஒரு சிலை மட்டும் கல் தெரிஞ்சுது, முருகர் சிலை மாதிரி இருந்தது. வந்து பார்த்தா முருகர் சிலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பக்கத்தில் மொத்தம் சிலையாகவே இருக்குது. அது எங்கேருந்து வந்தது, யார் எடுத்து வந்து போட்டாங்க, எதுவுமே தெரில. எல்லா சிலையும் கழுவி வச்சுக்கிறோம். ஒரு 50 சிலை இருக்குது. முருகர் இருக்காரு, ஐயப்பா இருக்காரு, விநாயகர் இருக்காரு, எல்லா சாமியும் இருக்கு உள்ள। तो जिन ग्रामीण ने सबसे पहले इन मूर्तियों को वहां पर देखा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो चेन्नई से अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इन मूर्तियों को लेकर कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इतनी सारी मूर्तियां वहां पर आई कहां से? साजिश के तहत आई या इनका कुछ अपने आप में इतिहास रहा है? हालांकि इन सब चीजों को लेकर अब राज्य पुरातत्व विभाग जो है वो इसकी जांच करेगा। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में फिलहाल? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तिरुवल्लुर जो जिला है यहाँ पे, वहाँ से ये खबर मिला है जहाँ की कुवम रिवर, वहाँ से लगभग 50 आइडल्स मिला है जिनमें थे मुरुगन स्वामी के और अयप्पा स्वामी, विनायकर स्वामी और जैसे कि करीबन कई डिफरेंट वैरायटीज का भगवान का मूर्तियां थे वहाँ पे। और वहाँ के जो लोग जिन्होंने वहाँ पे ये मूर्ति को मिला था, उन लोगों ने कहा कि ऐसे संभव वहाँ पे कभी नहीं हुआ है, पहली बार है जहाँ पे ऐसे एक सिचुएशन उन्होंने देखा। वो लोग जो पब्लिक लोग थे वहाँ पे, उन्होंने वो मूर्तियों को रिट्रीव किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्मेशन भी
दिया था और उसके बाद ये आइडल्स अभी तहसीलदार ऑफिस में रखा गया है तिरुवल्लुर जिला में। और ये भी बोला गया है कि इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर शुरू होने वाला है। ASI को भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं क्योंकि ये मूर्तियां पत्थर की मूर्तियां हैं और लगभग कई साल पुराने जैसे लग रहा है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन या चार्ज करने के लिए कई सारे ऑफिशियल्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन किया गया है। और ये मूर्तियां की सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए अभी के लिए उन्हें तहसीलदार ऑफिस में ही रखा गया है। पर पब्लिक का मानना है कि क्योंकि उन लोगों ने ये पत्थरों की मूर्तियां को रिट्रीव किया कुवम रिवर से, उनका रिक्वेस्ट है कि वहां के जो लोकल मंदिर हैं वहां पे वो मूर्तियां को रख के उनको पूजा करने के लिए परमिशन मिले। पर अभी वो इस रिक्वेस्ट के लिए भी कोई डिसीजन नहीं आया है। अभी के लिए ये सारे मूर्तियां को तहसीलदार ऑफिस में रखा गया है और जांच करने के लिए कई सारे ऑफिशियल्स का ये रिक्वेस्ट भी दिया गया है। पर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्योंकि लगभग 50 मूर्तियां मिले हैं। कहाँ से आया है, ये कौन लेके यहाँ पे डाला, ये सारे सवाल अभी भी बाकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब इस पूरे मामले में हालांकि ASI तो जांच करेगी ही, लेकिन क्या अभी तक गांव वालों की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि गांव के लोग तो रोज ही वहां पर टहलते होंगे, तो ये मूर्तियां आज ही वहां पर नजर आई या इससे पहले भी वहीं पर थी? नहीं, लोग जो वहाँ पे फ्रीक्वेंट करते हैं या कभी कभी वहाँ पे जाते हैं, उन लोगों ने कहा कि कभी नहीं ऐसे सिचुएशन उन्होंने देखा नहीं। और उन्होंने कहा कि हर एक साल वो कुवम रिवर ड्राई हो जाता है और अभी यहाँ पे रेन्स की वजह से रिवर में फ्लो फिर से शुरू हो गया है। पर वहाँ पे कैसे ये मूर्तियाँ आए और कितने दिनों से वहाँ पे वो मूर्तियाँ थे, वो सारे सवालों के उत्तर तो यहाँ के जो पब्लिक है उनके पास भी नहीं है और यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास भी नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा कि ये मूर्तियाँ क्या कई पुराने मूर्तियाँ हैं कि नहीं और कहाँ से आया है ये मूर्तियाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई लगातार आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अंदर प्यार जरा सा विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है खेल जगत से जुड़ी हुई। भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है। दरअसल 7 फरवरी से शुरू होने वाले ICC टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो विश्व कप में खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजेगा।
जिसको लेकर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। जहां एक और ये पूरा विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले में एंट्री कर ली है। जी हां, पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि बांग्लादेश के खेलने को लेकर मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो अपनी भागीदारी पर फिर से विचार कर सकता है। कुल मिलाकर सबकी नजर अब कल यानी कि 21 जनवरी पर टिकी हुई है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं आईसीसी का अल्टीमेटम। तो जी हां, आपको बता दें कि आईसीसी का अल्टीमेटम, जहां बांग्लादेश को ये डेडलाइन इस समय दे दी गई है, कल की ये डेडलाइन है 21 तारीख तक। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ी खबर इस समय आपको दे रहे हैं, जहां सीधे तौर पर अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर यह अल्टीमेटम इस समय दिया गया है आईसीसी की तरफ से, और वर्ल्ड कप भारत में खेलो वरना बाहर रहो, सीधे तौर पर यह अल्टीमेटम दिया है। और 21 जनवरी तक जब बांग्लादेश की टीम है उसको अपना फैसला बताना होगा। डेडलाइन को हालांकि बांग्लादेश की तरफ से खारिज कर दिया गया है और आईसीसी से किसी प्रकार की कोई डेडलाइन नहीं मिली है, ये बात बांग्लादेश की तरफ से कही गई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश आउट तो क्या स्कॉटलैंड की एंट्री होगी? जी हाँ, इसको लेकर भी कई तरीके की खबरें इस समय सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश को एक बड़े झटके के तौर पर भी इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि आईसीसी ने जो प्रस्ताव आए थे बांग्लादेश की तरफ से, उन सभी प्रस्तावों को आईसीसी ने ठुकरा दिया है और कहा है कि श्रीलंका में बांग्लादेश खेलना चाहता है। सुरक्षा कारणों का हवाला इसके पीछे दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से। आईसीसी ने हालांकि जो शेड्यूल है T20 का, बिल्कुल उसमें कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है, और इसके साथ ही जो ग्रुप बदलने की जो मांग की गई थी बांग्लादेश की तरफ से, उस रिक्वेस्ट को भी सिरे से मना कर दिया है। बांग्लादेश ने आयरलैंड से ग्रुप बदलने का सुझाव दिया था कि जो ग्रुप है वो आयरलैंड से बदल दिया जाए, और इस पूरे मामले पर क्रिकेट आयरलैंड ने इस पर सफाई भी दी है और कहा है कि आईसीसी ने बताया है कि शेड्यूल जो है वो बदला नहीं जाएगा। लेकिन जहां ये पूरा विवाद जो है आईसीसी और बांग्लादेश के बीच, लेकिन वहीं इसी बीच पाकिस्तान की भी एंट्री इस पर हो चुकी है। पाकिस्तान की अब नई साजिश नजर आ रही है। जी हां, बीसीबी के सपोर्ट में इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से उतरता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिली है कि आईसीसी को गीदड़ भभकी सीधे तौर पर पाकिस्तान ने दी है कि बांग्लादेश के साथ जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, उसको सुलझाया जाए, वरना पाकिस्तान भी सोचेगा कि उसे शामिल होना है या नहीं होना। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का ये बयान आया, पाकिस्तान भी भागीदारी की समीक्षा करेगा, वो सोचेगा कि उसे शामिल होना है T20 में या नहीं। बांग्लादेश मैचों की मेजबानी के लिए पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप की तैयारी भी रोक दी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा इस समय जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुचित्रा, बांग्लादेश की मुश्किलें जो है फिलहाल वो खत्म होने का नाम तो नहीं ले रही हैं और क्रिकेट जगत में अलग थलग भी बांग्लादेश नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने जरूर बांग्लादेश का समर्थन किया है। सुचित्रा। जी बिल्कुल कृतिका, अगर हम देखें तो ये जो है एक बड़ा टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, और हम जानते हैं कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स के जो शेड्यूल हैं वो काफ़ी पहले से तैयार हो जाते हैं, और इस टूर्नामेंट के दौरान किस तरह की सुरक्षा रहेगी, सिर्फ एक ही टीम की सुरक्षा की बात नहीं है, सभी टीमों के लिए किस तरह की सुरक्षा रहेगी, इसकी जो जाँच है एक इंडिपेंडेंट सुरक्षा एजेंसी करती है। वो जो सुरक्षा एजेंसी है वो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। उसके बाद ही जो सारी टीम्स हैं वो ट्रैवल करने का प्लान करती हैं किसी भी मेज़बान देश में। तो आईसीसी का यही कहना है कि जो इंडिपेंडेंट सुरक्षा एजेंसी है वो अपनी तरफ से हरी झंडी दे चुकी है, और इस बात को तो एकदम ही खारिज कर दिया है कि किसी एक स्पेसिफिक टीम को किसी तरह का खतरा हो सकता है भारत में आकर खेलने के लिए। बांग्लादेश का अगर हम ये स्टैंड देखें तो बांग्लादेश अब कह रहा है कि उसे श्रीलंका में खेलना है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत करते हैं कि जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो भारत ने जो अपने मुकाबले थे वो पाकिस्तान में नहीं बाहर खेले थे। जब भारत में अब ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान जो अपने मुकाबले है श्रीलंका में खेल रहा है, लेकिन वो एक अलग केस है। भारत और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेल रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन बांग्लादेश के साथ ये सिचुएशन नहीं थी। बांग्लादेश पहले भारत में आकर खेलने के लिए तैयार था, लेकिन जब मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाया गया उसके बाद बांग्लादेश ने ये स्टैंड ले लिया। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बांग्लादेश का जो ये फैसला है जी, ये सिक्योरिटी को लेकर तो नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने से जो एक तरह से नाराजगी देखने को मिली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, तो उसी से ही प्रभावित होकर ये फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन एक बड़ा टूर्नामेंट है, आईसीसी के अपने नियम कानून होते हैं, और इस तरह से किसी एक टीम को वो ये अलाउ नहीं कर सकते कि आप
अपने नियम और शर्तों पर किसी पूरे टूर्नामेंट के स्वरूप को बदलने की कोशिश करें। आप किसी टीम के साथ अपना ग्रुप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आयरलैंड पहले से अपनी तैयारी कर चुकी है कि उसके ग्रुप में कौन सी टीमें हैं, किस फिलहाल सुचित्रा, इन सबके बीच देखना होगा कि कल क्या कुछ रिजल्ट आता है, किस तरीके का फैसला आता है, इस पर फिलहाल सभी की नजर बनी हुई है। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और तो सीधे तौर पर कल का इंतजार इस समय हम सभी की और खास तौर पर खेल प्रेमियों को है, और ऐसे में देखना होगा कि बांग्लादेश शामिल होता है T20 वर्ल्ड कप में या नहीं। नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के